तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हमारा टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू सेमेस्टर 6 के सेशन 2022-26 वालों के लिए और सोशियोलॉजी का मेजर पेपर 15 के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि आतंकवाद क्या है, इसके कारणों और इसको नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन अपलोड हो चुका है आपका, जाकर के जल्दी से वीडियो देख लीजिए। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें क्या है, इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारणों एवं इसको रोकने के उपाय का वर्णन करें। ठीक है, तो पहला वीडियो अपलोड हो गया, वो जाकर के देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो दूसरा वीडियो हमारा क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारणों एवं इसको रोकने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, चलिए उत्तर हम लोग किस प्रकार से इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भूमिका में लिखेंगे, समाज के विकास की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है जहाँ वह प्रेम, सहयोग, सम्मान और सहनशीलता जैसे गुण सीखता है। लेकिन जब यही परिवार हिंसा, अत्याचार और अन्याय का केंद्र बन जाता है तो यह न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज की संरचना को भी कमजोर कर देता है। आज के आधुनिक समाज में घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ हिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप में भी होती है। ठीक है, तो परिवार क्या होता है कि किसी भी समाज के विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से होती है। परिवार व्यक्ति का पहला विद्यालय होता है जहाँ से वो प्रेम, सहयोग, सम्मान, सहनशीलता इन सभी गुणों को सीखता है और बहुत प्रकार से अलग अलग गुणों को वो परिवार के अंदर ही सीखता है। ठीक है, लेकिन जब ये परिवार हिंसा, अत्याचार, अन्याय का केंद्र बन जाता है तो इससे न केवल व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि पूरे समाज की संरचना को यह कमजोर कर देता है। ठीक है, और आज के विषय में अगर हम लोग बात करें तो घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या बन चुकी है और घरेलू हिंसा जो है वो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक अनेक रूपों से होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर इस पूरे वीडियो को रखेंगे। घरेलू हिंसा होता क्या है, इसके परिभाषा क्या होते हैं, इसको रोकने का उपाय क्या होता है, इसके कारण क्या है, इन सभी के ऊपर आज हम लोग का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या होता है। तो घरेलू हिंसा का अर्थ है परिवार या घर के भीतर किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर किया गया कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या लैंगिक अत्याचार। ठीक है, तो घरेलू हिंसा का परिभाषा क्या होता है, तो परिवार या घर के भीतर ही किसी एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अत्याचार किया जाए। ठीक है, उसके ऊपर भारतीय घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा, नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे कि भारतीय घरेलू हिंसा 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा वह कोई भी कार्य या आचरण है जिससे किसी महिला या परिवार के सदस्य को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक क्षति पहुंचती है। इस हिंसा का शिकार प्रायः महिलाएं होती है, लेकिन कई बार बच्चे, बुजुर्ग या पुरुष भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये भारतीय घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार है कि घरेलू हिंसा वह एक्टिविटी या वह कार्य या आचरण होता है जिसमें किसी महिला या परिवार के सदस्य को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक क्षति पहुंचती है। ठीक है, घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ही होती है, लेकिन कभी कभार बच्चे, बुजुर्ग या पुरुष भी इससे प्रभावित होते हैं। अब देखिए घरेलू हिंसा के कारण, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग घरेलू हिंसा के कारण में कि घरेलू हिंसा के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो भारतीय समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ पुरुष को घर का मुखिया, महिला को आज्ञाकारी माना गया है। इस मानसिकता के कारण पुरुषों को यह भ्रम होता है कि वे महिलाओं पर अधिकार रखते हैं। यही सोच हिंसा को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, इस समाज में क्या है कि पुरुष प्रधान होते हैं। यहाँ पे पुरुष को घर का मुखिया और महिलाओं को आज्ञाकारी के रूप में दिखाया गया है। इसी मानसिकता के कारण पुरुषों में यह भ्रम हो जाता है कि वो महिलाओं पर अधिकार रखते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसके वजह से ये सोच हिंसा को जन्म देती है। दूसरा दिखेंगे तो लैंगिक असमानता। महिलाओं को आज भी कई परिवारों में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सीमित होती है, जिससे वे शोषण का शिकार बनती हैं। तीसरा देखेंगे तो दहेज प्रथा, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, दहेज प्रथा। दहेज के कारण विवाह के बाद कई महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। पति या ससुराल पक्ष द्वारा अधिक दहेज की मांग न पूरी होने पर हिंसा की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है और अधिकतर जो घरेलू हिंसा होता है ना, उसमें से ज्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि दहेज प्रथा का केस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि दहेज के कारण विवाह के बाद महिलाओं को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल पक्ष का जो मांग होता है वो अगर पूरा ना हो तो वो हिंसा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो दहेज प्रथा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नशाखोरी और व्यसन, एडिक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शराब, नशा या जुआ जैसी बुराइयां घरेलू हिंसा की मुख्य वजह है। नशे की हालत में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है और परिवार के सदस्यों के साथ हिंसक व्यवहार करता है। ठीक है, तो कई बार परिवार में ये भी देखा जाता है कि वो किसी तरह से नशा या किसी और चीज का एडिक्शन में
होते हैं, जैसे जुआ, शराब, इन सभी चीज़ों का एडिक्शन होता है उनको, और जिसके वजह से वो अपना नियंत्रण खो देते हैं, खुद का नियंत्रण खो देते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। ठीक है। पांचवा है आर्थिक तनाव। तो गरीबी, बेरोजगारी या आर्थिक संतुलन के कारण घरों में तनाव बढ़ता है, जो अक्सर हिंसा के रूप में फूटता है। आगे देखेंगे शिक्षा का अभाव। अशिक्षा लोगों को नैतिकता और अधिकारों की समझ से दूर रखती है। जो व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं जानता, वह हिंसा को सामान्य मान लेता है। ठीक है। तो शिक्षा का अभाव भी घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जहाँ पे उनको अपने अधिकारों का, अपने नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ये सभी चीजें सामान्य होती है। ठीक है। वह हिंसा को भी सामान्य मान लेते हैं। चलिए सातवां देखेंगे तो पारिवारिक कलह, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो पति पत्नी या सास बहू के बीच होने वाले झगड़े धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लेते हैं। संवाद की कमी, संदेह और ईर्ष्या इसमें योगदान करते हैं। ठीक है। आठवां है सामाजिक मान्यताएं। कई समाजों में अब भी यह मानना है कि पति पत्नी को अनुशासित करने का अधिकार रखता है। ऐसी परंपरा हिंसा को सामाजिक प्रवृत्ति देती है। 9 नंबर में है कानूनी जागरूकता की कमी। तो अधिकांश पीड़ितों को यह तक नहीं पता होता है कि उनके अधिकार क्या हैं और वे कहाँ शिकायत कर सकते हैं। यह अज्ञानता हिंसा को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो कई बार पीड़ितों को पता नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या है और इसके विरुद्ध वो शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं। उनके साथ जो हिंसा हो रही है उसके विरुद्ध वो शिकायत कहाँ पे जाके कर सकते हैं, इन सभी चीजों का ज्ञान नहीं होता है, जिससे हिंसा को और अधिक बढ़ावा मिलता है। 10वां हम लोग देखेंगे तो मीडिया और फिल्मों का प्रभाव। तो कुछ फिल्मों और धारावाहिकों में महिलाओं के प्रति हिंसा या अपमान को सामान्य दिखाया जाता है। इससे समाज में नकारात्मक सोच फैलती है। ठीक है। तो मीडिया और फिल्मों का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा के प्रभाव या परिणाम। घरेलू हिंसा के क्या परिणाम होते हैं। पहला देखिए शारीरिक और मानसिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर गहरा असर पड़ता है। वह डर, तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे विचारों से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा लिखेंगे परिवार का विघटन। जहां हिंसा होती है वहां प्रेम, सहयोग और विश्वास समाप्त हो जाते हैं। यह परिवार के टूटने और बच्चों के मानसिक विकास में बाधा डालता है। तीसरा है बच्चों पर प्रभाव। ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे आक्रामक या डरपोक बन जाते हैं। वे या तो हिंसा को स्वीकार कर लेते हैं या भविष्य में हिंसक प्रवृत्तियों के बन जाते हैं। ठीक है। तो इससे बच्चों के मेंटेलिटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। घरेलू हिंसा से बच्चों के मेंटेलिटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है। या तो वो डरपोक बन जाते हैं या फिर आक्रामक प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। ठीक है। और भविष्य में हिंसा को चुन लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 4th नंबर में तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा लिखेंगे समाज पर प्रभाव। तो घरेलू हिंसा समाज में असमानता और अपराध की भावना को जन्म देती है। यह सामाजिक शांति और एकता को नष्ट करती है। 5वां है आर्थिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि हिंसा से पीड़ित व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे परिवार की आय और उत्पादन दोनों घटते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लें कि प्रभाव क्या होता है घरेलू हिंसा का। हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय, किन किन उपायों से हम लोग घरेलू हिंसा को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें लिखेंगे कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज, सरकार और व्यक्ति तीनों स्तर पर प्रयास आवश्यक है। ठीक है। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज, सरकार और व्यक्ति तीनों स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, तभी घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। पहला, शिक्षा और जागरूकता। तो लोगों को यह समझना जरूरी है कि हिंसा कोई अनुशासन नहीं बल्कि अपराध है। शिक्षा से व्यक्ति में समानता और सम्मान की भावना विकसित होती है। दूसरा है कानूनी प्रावधान का पालन। तो भारत में महिलाओं और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दूसरा दहेज निषेध अधिनियम 1961 और तीसरा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A। ठीक है। तो इन सभी कानूनों से घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा जाता है कि इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। उन लोगों को, वहाँ के महिलाओं को या फिर पीड़ित व्यक्तियों को इनका ज्ञान नहीं होता है, जिसके वजह से वो हिंसा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अशिक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है कि इन कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है ताकि पीड़ित न्याय प्राप्त कर सके। ठीक है। आगे देखिए तीसरा, महिला सशक्तिकरण। इसमें लिखेंगे कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के अवसर देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और किसी पर निर्भर ना रहे। चौथा है हमारा नशा मुक्ति अभियान। तो इसमें लिखेंगे कि शराब और नशे पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम बनाए जाए। गांव-गांव और शहर में नशा मुक्ति केंद्र का विस्तार किया जाए। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि नशा या किसी भी चीज का एडिक्शन पारिवारिक हिंसा को जन्म देता है, तो शराब और नशे पर नियंत्रण के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए, सख्त नियम बनाने चाहिए और गांव में, शहरों में नशा मुक्ति केंद्र का बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है। 5वां है परिवार परामर्श केंद्र। तो ऐसे केंद्र की स्थापना से पति पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच विवाद सुलझाए जा सकते हैं।
जिससे हिंसा रोकी जा सके। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि परिवार परामर्श केंद्र खोलना चाहिए, जिससे पति पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर जाकर के वो शिकायत करे और उनको वहां से बात विचार करके सुलझाया जा सके, जिससे हिंसा को रोकी जा सकती है। छठा देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो लोगों को यह समझना जरूरी है कि परिवार में समानता और प्रेम ही सच्ची परंपरा है। पति परमेश्वर की संकीर्ण सोच को बदलना होगा। ठीक है, हमारे समाज में एक सोच है पति परमेश्वर, तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति आती है। ठीक है, तो इन सभी सोच को अब बदलना चाहिए। हम लोगों को यह समझना अभी बहुत जरूरी है कि परिवार में समानता और प्रेम से ही सभी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अब देखिए आगे है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के तहत क्या होता है, इसका ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, ये चीज आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस कानून के तहत पहला क्या होता है कि महिला किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा की शिकायत कर सकती है। ठीक है, दूसरा, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है, शिकायत के बाद पुलिस को तुरंत सही कार्रवाई करनी होती है इस एक्ट के अंडर। तीसरा है आपका न्यायालय द्वारा संरक्षण आदेश दिया जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा संरक्षण आदेश दिया जा सकता है तुरंत से। ठीक है, चौथा है आरोपी को पीड़िता से दूर रहने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत टाइम में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को यह डर होता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो क्या होगा कि उसको फिर से पारिवारिक हिंसा झेलनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है घर में उसके साथ फिर से हिंसा हो। तो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के थ्रू क्या होता है कि न्यायालय द्वारा संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए तुरंत से ऑर्डर पारित किया जाता है और आरोपी को पीड़िता से दूर रहने का आदेश दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का वो वायलेंस करके और महिला के ऊपर दबाव ना बना सके। ठीक है, या किसी भी पीड़ित के ऊपर दबाव ना बना सके। पांचवा है, यह कानून महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस कानून को महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रश्न का कि घरेलू हिंसा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, यह पूरे समाज की बीमारी है। जिस घर में हिंसा होती है वहां से प्रेम, सम्मान और विश्वास का अंत हो जाता है। इसलिए घरेलू हिंसा का अंत केवल कानून से नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन से होगा। हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहां पुरुष और महिला दोनों समान रूप से सम्मानित हो, जहां परिवार प्रेम, सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक बने। अगर हर व्यक्ति अपने घर से हिंसा को खत्म करने की ठान ले तो निश्चित ही हमारा समाज शांति और समानता का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर लिए। 2 वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा, एग्जाम में लिखने के लिए आप तैयार हो गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, जैसा कि आज टॉपिक देख पा रहे होंगे, घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारणों एवं इसको रोकने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास भी किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे रिप्लाई करके आपके डाउट को दूर करेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो आपके एग्जाम्स में हेल्प करने के लिए बना करके अपलोड किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में पूरा उत्तर होता है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए और एग्जाम में लिख करके आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कितना हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।